स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 90s का दौर था। सबसे पहले बिजनेस की स्टार्टिंग मैंने फैक्ट्री लगा कर की थी। उसके बाद मैंने फिर उसके साथ ही एक्सपोर्ट का काम भी शुरू किया था। दिल्ली शादरा में मेरी प्लास्टिक कंटेनर की फैक्ट्री थी। कंटेनर्स के अलावा हम लोग प्लास्टिक के मशीन पार्ट्स भी बनाते थे। मुझे विमेन एंटरप्रेन्योर होने का फायदा मिला और जल्दी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ऑर्डर मिलने लगे। इसीलिए 1 वर्ष के अंदर सेल टैक्स नंबर लेना पड़ा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे मैं फैक्ट्री चली जाती थी। यंग थी, ड्राइव भी खुद ही करती थी। काम के प्रति इतनी कमिटेड थी कि वर्कर्स को नाइट लगवाकर उसके बाद सप्लाई भी खुद के सामने पैक करती थी, लोड करवाती थी। सारा काम अपनी निगरानी में करती थी। बच्चों से मुझे बड़ा प्यार है। शाम को जब लौटती थी तो आस पड़ोस के बच्चे पार्किंग में खेलते मिलते थे। उन्हें टॉफीज बांटना, उनके साथ बैटिंग बॉलिंग करना और फिर मस्करी करते हुए मैं अपने घर पहुंचती थी। तभी अचानक 1-2 दिन बाद मैंने गौर किया कि 12 वर्षीय निशांत बच्चों के साथ खेलता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने देखा 10-15 दिन हो गए। मैं सोचा शायद अपनी मौसी के यहाँ चला गया होगा। तो फिर मैंने उसके दोस्तों से पूछा कि भाई निशांत कहाँ है। तो उनमें से एक दोस्त बोला कि आंटी वो तो घर पर ही है, लेकिन अब खेलने नहीं आता। अच्छा, उस दिन मैं फिर सीधे निशांत के घर चली गई शाम को और उसकी माँ से बात की। उसके बाद मैं उसके रूम में गई तो वो अपनी स्टडी चेयर पर गुमसुम बैठा दीवार की तरफ कुछ देख रहा था। मुझे देखते ही अलर्ट हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधे खींचकर ड्राइंग रूम में ले आई। अच्छा, जब तक मैं निशांत से कुछ बात करती तब तक उसकी मम्मी आ गई और निशांत को गालियां देने लगी कि देखो मैडम, पूरा महीना होने वाला है, अब तो ये ट्यूशन भी नहीं जाता और स्कूल भी बड़ी जबरदस्ती करके मैं इसको भेजती हूँ। इसकी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है और इसके पापा को तो हमारी कोई चिंता है ही नहीं। वो तो मैक्सिमम टूर में रहते हैं और जब दिल्ली में भी रहते हैं तो शाम को 2-3 रजिस्टर लेकर वो घर पर आते हैं और देर रात तक ऑफिस का काम करते हैं। निशांत के पिता विपिन जी सरकारी अफसर हैं और वो अक्सर कहते हैं कि उनके बॉस को उनके अलावा किसी का भी काम समझ नहीं आता। अच्छा, मंजू कह रही थी कि अब निशांत खाना भी ढंग से नहीं खाता। वो बोली कि अब निशांत कहता है कि आप पहले जैसा टेस्टी खाना नहीं बनाती, इसीलिए मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता। उसके बाद वो बोली कि ट्यूटर, जो इसके ट्यूटर हैं नरेश जी, भी 2-3 बार घर आ चुके हैं, लेकिन ये उनके आने पर अपने कमरे में घुस जाता है और अंदर से लॉक कर देता है। अभी इसका कोर्स भी सारा बाकी पड़ा है और नरेश जी तो जानते हैं कि विपिन जी के पास तो टाइम है नहीं, इसीलिए स्पेशल अटेंशन देते हैं इसको। और फिर मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ गई। इस बीच मैंने निशांत के पिता को फोन लगाया और पूछा कि भाई साहब कब आओगे दिल्ली। तो बोले परसों रात की फ्लाइट है और मैं आ जाऊंगा। तो मैं साथ साथ निशांत को भी देख रही थी, बड़ा उदास, बड़ा गुमसुम सा, बड़ा खोया खोया सा बैठा हुआ था। तो मैंने उसके हाथ में अपना मोबाइल दे दिया। उन दिनों मोबाइल नया नया लॉन्च हुआ था। मैंने भी उस वक्त नोकिया का वो जो लंबा वाला सा 32,000 में खरीदा था, एसआर का कनेक्शन लिया था। तो निशांत फोन को देखकर खुश होने लगा, थोड़ा ऑपरेट भी करने लगा, पूछने लगा
मम्मी से कहने लगा मेरे को भी ला के दो, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद अपने घर वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक बात याद आ रही थी कि अचानक निशांत को ऐसा क्या हो गया। मैंने तो इसे बड़े हंसते हुए और पार्किंग में जमीन पर लौटते हुए देखा था। इतना खुश मिजाज बच्चा अचानक चुप कैसे हो गया। अच्छा, मंजू भी बड़ी सीधी सादी औरत है, उसको घर के कामों से ही फुर्सत नहीं। सारे दिन बेडशीट और कुशन ठीक करती रहती है। अगर कोई सोफे में बैठ जाए तो साइड में उसको सोफे के भी जो कुशन वगैरह है उनको ठीक करती रहती है। या फिर वो मेड से लड़ती रहती है कि इसने साबुन चुरा लिया, कभी लहसुन चुरा ली, और बड़े स्टाइल मारती है, कोठी वालों की नकल करती है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि यार यहाँ पर कोठी है कहाँ, यहाँ तो सारे फ्लैट है। खैर, वो ये सोचती है कि उसकी ड्यूटी बस यही है कि वो तरह तरह के आइटम बनाकर बच्चे को खिलाए, बस, इससे ज़्यादा वो नहीं समझती। तो फिर मेरे से कहने लगी कि मैडम, मुझे बीच में ऐसा भी लगा कि मेरी बहन भी बोली मुझे कि शायद इसको नज़र to नहीं लग गई, तो इसीलिए मैं इसको आशु महाराज जी के पास भी लेकर गई थी। लेकिन मैंने देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा इसमें। अच्छा, फिर 2 दिन बाद तो अपना निशांत के पापा आ ही गए थे। लेकिन मैंने फिर भी उसके दोस्तों से फिर पूछा कि बेटा किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई थी निशांत की। वो बोले नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम तो घर भी गए थे उसे बुलाने के लिए, लेकिन वो आता ही नहीं। अच्छा, फिर निशांत के पिताजी से मैंने बातचीत की, विपिन जी से। तो मैंने क्या करा कि उनको पार्किंग में ही बुला लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मंजू और निशांत के सामने उनसे कोई बात करूं। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार अभी तो आप 5-6 दिन के लिए टूर पर गए थे, लेकिन ये बच्चा तो 15-20 दिन से स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ट्यूशन नहीं जाता है, और अब तो खेलने भी नहीं जा रहा है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा? आपको और मंजू को इसके इस व्यवहार से चिंता क्यों नहीं हुई? तो बोले कि मैडम मेरे पास बहुत वर्कलोड है, दरअसल मैं ध्यान नहीं दे पाया। मैंने सोचा देखो इतना कॉस्टली ट्यूटर मैंने रखा है, होमवर्क वगैरह सब नरेश जी करवा देते, और काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो। अच्छा, उसके बाद मुझे थोड़ी नाराज़गी होने लगी उनकी बातों से। तो मैंने कहा यार आपको तो अपने बॉस को खुश करके प्रेसिडेंट अवार्ड लेना है, और मंजू को घर को ताजमहल बनाकर अवार्ड लेना है। तो मैंने कहा कभी सोचा है तुमने कि किसके लिए कमा रहे हो और किस लिए कमा रहे हो? एक ही बच्चा है, जब उसके लिए समय नहीं है तो कब मिलेगा समय? उसके बाद मैंने कहा कि देखो भाई, मुझे जो लग रहा है, जितनी मेरी समझ है, मुझे निशांत डिप्रेशन में लग रहा है, और उसके दोस्तों से मैं 3-4 बार बात कर चुकी हूँ, और मेरे ख्याल से अब हमें सीधे ट्यूटर के पास चलना चाहिए। हो सकता है वहां इसने कोई लड़ाई झगड़े की हो, या वहां इसे किसी ने पीटा। और फिर विपिन जी ने निशांत को भी पार्किंग में बुला लिया। फिर हम तीनों के तीनों ट्यूटर के यहाँ पहुंचे, नरेश जी के यहाँ। तो वहां पर उनकी 15-16 वर्षीय बिटिया ने दरवाजा खोला और हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फिर वो अपने छोटे भाई को होमवर्क करवाने लगी। पता चला कि ट्यूशन का कमरा अलग है, और वो कमरा बंद करके ट्यूशन पढ़ाते हैं नरेश जी। मैंने उनकी बेटी को कहा, बेटा हमें जल्दी है, तेरा पापा को बताओ कि हमसे बात कर लें, फिर हम अपने घर को निकले। तो उसने पापा को फ़ोन से सूचित किया, और उसके बाद नरेश जी बाहर आए, बड़े प्यार से हमें मिले, निशांत को भी गले लगाया। तो मैंने कहा भाई साहब चलो आपके ट्यूशन रूम में ही बात करते हैं। उस व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्तित्व तो मुझे संदिग्ध लगा। तो ट्यूशन रूम में जाके मैंने देखा कि कमरे में बड़े महान स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगे हुए थे, गुरु शिष्य परंपरा के डायलॉग लिखे हुए थे। तब निशांत के पिता ने कहा कि 20 दिनों से निशांत का व्यवहार बिल्कुल बदल सा गया है। तो नरेश जी बोले कि भाई इसी कारण तो मैं 2-3 बार आपके घर भी हो आया हूँ, लेकिन ये तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता।
मैंने ये महसूस किया कि निशांत उनके सामने बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था और बार बार अपने पापा को घर जाने के लिए कह रहा था। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा नरेश जी, ये निशांत आपसे डर क्यों रहा है? शिक्षक तो भगवान का रूप होता है और आपके घर में इतनी शांति है, कोई शोरगुल नहीं, तो आप दरवाजा लॉक करके क्यों पढ़ाते हैं? तो वो थोड़ा, मैंने देखा उनके टेंशन में आ गए। मैंने कहा एक बात सोचो, नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर आपकी बेटी या बेटे को कोई बंदा लॉक करके पढ़ाए तो आपको कैसा लगेगा? उसके बाद फिर विपिन ने भी कहा कि आप सच बताइए नरेश जी, निशांत ऐसा क्यों कर रहा है? उसके बाद वो विपिन के साथ बदतमीजी करने लगे और बोले कि क्या मैं डॉक्टर हूँ जो तुम्हारे लड़के की बीमारी बताऊं? अरे पढ़ाना है तो पढ़ाओ, मेरे पास बच्चों की कमी नहीं है। उनकी ये बदतमीजी देखकर मैंने तुरंत कह दिया कि मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ, उसके बाद आप बताओगे। तो मैंने देखा कि नरेश तुरंत निशांत के पिता के घुटनों में बैठ गया, घुटने पकड़ लिए उसने। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा विपिन जी भी रोने लगे। तो मैंने कहा यार, इसमें रोने धोने की जरूरत नहीं है, आपकी एक शिकायत से कई बच्चों का शोषण बंद हो जाएगा। उसके बाद विपिन जी रोते हुए बोले कि मैडम, मेरा एक ही बेटा है, एक बार बदनामी हो गई तो मेरा बेटा जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। खैर, कितनी बार बोलने पर भी उन्होंने शिकायत नहीं करवाई और फिर हम लोग वापस आ गए। नरेश किराए के फ्लैट में रहता था, इसीलिए एक माह के अंदर उसने इलाका छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। उसके बाद निशांत का ट्रीटमेंट चला, एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट द्वारा उसका ट्रीटमेंट हुआ और 6 माह के अंदर ही वो बड़ा नॉर्मल हो गया। उसके बाद वो मार्केट के कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन के लिए जाने लगा, स्कूल भी जाने लगा और फिर सब कुछ ठीक हो गया। आज वो एक MNC में इंजीनियर है। दोस्तों, दरअसल डिप्रेशन या मानसिक अवसाद को ज़्यादातर माँ बाप पहचान ही नहीं पाते और बच्चे में आए अचानक बदलाव को भी बड़ी सरलता से लेते हैं। बेटा हो या बेटी, अपने बच्चों को निगरानी में रखें। अगर अपने घर पर भी आपको ट्यूशन पढ़ाना हो तो कमरे में कैमरा लगवाएं। इसमें इतना बड़ा खर्च नहीं होता। इंडिविजुअल अटेंशन के चक्कर में गलत हाथों में बच्चे को ना छोड़ें, बल्कि ग्रुप के साथ कोचिंग में बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजें। इससे उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ेगी, उसका अच्छा विकास होगा। बच्चे के व्यवहार में अगर आपको अचानक सा बदलाव लगे, वो गुमसुम रहने लगे या फिर अकेले अकेले रहना पसंद करे या खाने में भी उसका रुचि कम हो जाए या हंसी चुटकुले के बीच भी वो ना हंसे और जबरदस्ती हंसने का नाटक करे, तो आप सावधान हो जाइए। When parents notice disturbing behavior of their child, they should take appropriate action rather than keeping it under carpet. If the child is losing appetite, not concentrating on studies, not mingling with friends, it is a wake-up call. The parents should consult a doctor rather than going to different religious healers. People should send their children to different coaching institutes rather than to an individual tutor. The parents believe that a tutor can give focused attention to their child is a myth. Rather, he and she can learn more in a group. Last but not the least, it is very important that parents must spend quality time with their children. दोस्तों, अवसाद हो या डिप्रेशन, ये धीरे धीरे ही पनपता है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आपका फैमिली डॉक्टर
आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दे तो इस बात की कभी चिंता ना करें कि आपको कोई बड़ी तकलीफ हो गई है। देखिए, साधारण खांसी जुकाम को भी जब व्यक्ति लाइटली लेता है या नेग्लेक्ट करता है तो वो भी एक समय के बाद गंभीर रूप ले लेता है। हमारे समाज में कई तरह की भ्रांतियां, इल्यूजन्स हैं कि बच्चा या बड़ा अगर साइकियाट्रिस्ट से दवा ले रहा है तो वो पागल है। लोग ऐसे बच्चों से स्कूल में या खेल के मैदान में दूरी बनाने लगते हैं। इसका उनके मस्तिष्क पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। पुरानी फिल्मों में भी मानसिक अवसाद को बड़े भयानक तरीके से दर्शाया या फिल्माया जाता रहा कि व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं, परिवार से अलग कर दिया गया है। जबकि पहले मेडिकल साइंस के पास ऐसे मॉडर्न संसाधन नहीं थे जो आज उपलब्ध है। जबकि आज मेंटल इलनेस को लेकर ऐसे कानून बन गए हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिट किया जाता है जो अवसाद की स्थिति में परिवार को हर्ट कर सकते हैं, और एडमिट करने की भी एक निश्चित अवधि निर्धारित की गई है। ऐसी दवाइयां बन चुकी हैं जिनके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मेरी एक आंखों देखी घटना हाल ही की मैं आपको बताती हूँ। एक होनहार, टॉपर और हाईली पेड 30 वर्षीय युवक को विवाह के 6 माह बाद ही डिप्रेशन रहने लगा। अचानक गुमसुम सा रहने लगा, बड़ा वीक सा हो गया। ऑफिस के बाद सीधे घर ना आकर किसी पार्क में गुमसुम बैठ जाता था। घर और ऑफिस को एक साथ मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। पत्नी भी वर्किंग थी। अच्छे दोस्तों ने मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी तो भी नहीं माना और अपनी मर्जी से गूगल में सर्च करके दवा लेने लगा। हालात ये हुए कि 1 वर्ष के अंदर जॉब भी चली गई और पत्नी भी अलग अपनी माँ के घर पे रह रही है और अब जाके उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन मैं बताऊं, ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। ना जॉब जाती, ना फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती। हम लोग रोज टीवी पर साबुन और क्रीम के इतने ऐड और बड़े बड़े हीरो हीरोइन द्वारा जो फिल्माए जाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च होता है, लेकिन एक भी ऐड मेंटल इलनेस का खौफ दूर करने के लिए नहीं बनाया जाता, जो दिमाग में बैठे पुराने और डरावने फोल्डर्स को रिप्लेस कर सके। अरे, जिस तरह हर दूसरी रोड में आपको प्राइवेट क्लिनिक, डेंटिस्ट क्लिनिक दिखाई देते हैं, तो सरकार भी तो इस तरह जगह जगह साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक को बनाकर लोगों के खौफ को दूर करने के लिए इसको कुछ अच्छे नाम देकर चला सकती है, जैसे मूड चेंजर, हैप्पीनेस वर्ल्ड और पॉजिटिव थिंकिंग। इस तरह से इसके जगह जगह गवर्नमेंट चाहे तो अपना क्लिनिक सेटअप कर सकती है, जो लोग फिर इजीली वहाँ आए जाएं और ये खौफ निकल जाए कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास तो पागल ही जाते हैं, ये गलतफहमी दूर हो जाए। The growing problem of mental health needs to be addressed on a war footing. The prominent actors in the film industry should advocate for this cause. Positive advertisement is absent in public domain for raising awareness on mental health. A positive and creative appeal by a leading actor can yield a better result to address this issue. New creative clinics may be set up in the name of Happiness World, Mood Changer, Factory of Serotonin, Peace of Mind in many locations by the government, which are easily accessible by common people without any fear and agitation. Thank you.